तो आज के शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार। सर आपसे एक बात पूछनी थी सर। अरे ये कैमरा कब से बोलने लगा भाई? सर बजट फिर से आने वाला है, उसी पर कुछ समझना था। क्या जानना चाहते हो कि तुम्हारे कैमरामैन की टैक्स कम होगी क्या, सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ेगी क्या, सैलरी वालों को कुछ राहत मिलेगी क्या, यही ना? चिंता मत करो, सब बता। अनिल सर 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 मेरा भी एक सवाल है सर। अरे द्रोणाचार्य, आप भी, आपको भी बजट के बारे में जानना है? क्या जानना चाहते हो बजट में? यही ना कि पीएलआई स्कीम किन किन सेक्टर में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा, टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ होगा। चिंता मत करिए, सब बताएंगे आपको। लीजिए, अब तो मशीनें भी तैयार है बजट के लिए। और आपकी तैयारी कैसी है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। सुनिए और समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में बजट को। 1 फरवरी सुबह 7 बजे से आप और हम सिर्फ जी बिजनेस पर। याद है ना? बजट मतलब सिर्फ जी बिजनेस। साल के सबसे अहम हफ्ते की होने जा रही है शुरुआत, और पूरे साल भर इंतजार रहता है बजट का। भले इंटरिम बजट हो, लेकिन होगा बेहद अहम। और इसी के साथ हम कर रहे हैं फरवरी सीरीज की आज से शुरुआत भी। अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजार और गिफ्ट निफ्टी। मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, सब कुछ होना है तो इसी हफ्ते होना है, और होना है तो सिर्फ जी बिजनेस पर होना है। बिल्कुल होना है। और आप और हम एक बार फिर से 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। और दीप, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी के 2018 से लेकर अब तक हम लगातार बजट पर लीडर रहे हैं, और अच्छे खासे मार्जिन से लीडर रहे हैं। और पिछले बजट में तो एक और जो जी बिजनेस ने, उनकी हमारी टीम ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने और आप सभी दर्शकों ने जो कमाल किया है वो काबिल तारीफ है। न सिर्फ बिजनेस चैनल्स में बल्कि पूरे जनरल न्यूज़ चैनल्स में भी बजट स्पीच के दौरान सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला चैनल रहा है जी बिजनेस। आमतौर पर जनरल न्यूज़ चैनल की टीआरपी को पार करना किसी भी बिजनेस चैनल के लिए सोच के भी बाहर का दायरा है, क्योंकि उनका यूनिवर्स ही बहुत बड़ा है जी। तो जितने हमारे दर्शक हैं उनसे 10 गुना से ज़्यादा दर्शक उनके हैं। सो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि बजट देखना है, इसका मतलब जी बिजनेस पे आना है। और क्यों देखना है उसकी वजह भी आपके सामने अभी आई कि अल्टीमेटली जी बिजनेस में हम आपको आसान भाषा में बताते हैं, जार्गन फ्री, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, जो आपके काम की बात सरल और आसान भाषा में। कोई भी ऐलान हो रहा है उसका तुरंत सही और सटीक विश्लेषण राइट टाइम बेसिस पर। उसके बेसिस पर अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी है वो तुरंत आपके सामने आती हुई दिखेगी। यही वजह कि बजट की स्पीच आप जानते हैं हर एक चैनल पे सेम होती है। वित्त मंत्री जी जो बोले सब सेम, आप में सब सेम सुनते हैं। उसके बावजूद बजट स्पीच के दौरान अगर देश दुनिया भरोसा करती है जी बिजनेस पर, तो इसका वजह यही कि कुछ चीज़ों को हम इस तरीके से आपके सामने रखते हैं, क्या काम की चीज़ें हैं, किस तरह से उसका असर आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, ट्रेडिंग पर पड़ेगा, आपके आम रोज की ज़िंदगी पर पड़ेगा। इसको हमारी टीम बड़ी बारीकी से आपके सामने रियल टाइम बेसिस पर ये रखती है। इसलिए बजट के लिए हो जाइए तैयार। बजट के लिए हम तैयार हैं एब्सोल्युटली। और बजट समझने के लिए क्या कुछ ध्यान रखना है उसके लिए भी थोड़ी तैयारी करवा दीजिए कि बजट में क्या कुछ देखना चाहिए हमें। बिल्कुल, एक बार आइडिया दे दीजिए। बिल्कुल दीप, इसके लिए आज हम बजट की पाठशाला करने जा रहे हैं कि बजट में कौन से आंकड़े आपके लिए अहम हैं। 1:30 बजे आपके लिए बजट की पाठशाला होगी। क्या आंकड़े अहम है, बजट को कैसे समझना है, कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स पर नजर रखनी है। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर बजट में सबसे ज़्यादा लोगों को ना दिक्कत एक ही चीज़ होती है जी, मतलब वो लाख करोड़ 10 लाख करोड़ रुपए, तो वो जैसे एक तो पहले लाख फिर ऊपर से करोड़ है ना, 330 लाख करोड़, तो सब भाई अपनी सोच और समझ के बाहर है जी, है ना। तो वो एक माइंड में बैठ जाता है कि यार इतने नंबर एक साथ, मतलब पूरे साल भर में जितने सुने देखे नहीं, इतने 1-1.5 घंटे में कैसे बचाएं। तो बस इसी को डीक्लटर यानी कि साफ सुथरा करने की कोशिश हमने की है। आपको कौन से 3 या 4, मैं 3-4 तो याद रख सकते हो है ना, सारे मत रखो, खाली आपके काम के 3-4 आंकड़े। कौन सा आंकड़ा देखा काम का है, इस पे क्या काम का है, बस वो मैं आपको 4-5 आंकड़े बता दूंगा। ठीक है कि भाई ये चीजें आपको देखनी है, बस उससे आपको पता चल जाएगा। मतलब इससे मैं क्या चाहता हूँ, हमारे दर्शक जैसे ही वित्त मंत्री जी ने कुछ बोला जी बिजनेस पे हम उसका एनालिसिस करके डालें, ठीक है। इसका मतलब है उससे पहले उनका एनालिसिस हो जाना चाहिए। यस, तब तो हमारी बजट की पाठशाला करने का फायदा हो।
क्लियर सही है बात है, भाई। उनको इंतजार, अच्छा ये तो बता चुके हैं अनिल जी कि ये नंबर आएगा तो अच्छा है या खराब है, ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। तो जब तक मेरी टीम लिख के डाले उससे पहले जैसे ही आपके कान में घुसा वित्त मंत्री जी की आवाज आई, आप खुद समझ गए कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर अच्छा 5.3 5.2 क्या बोला था ये थी, जीडीपी का नंबर ये अच्छा, टैक्स कलेक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 4-5 डेटा याद रखने, लिख के रख लेना, खट के सामने ऐसे रख देने का, जैसे आप टेक्निकल लेवल लिख रखते हो ना, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, 5 डेटा सामने रख दो, दट चलो तैयार, एकदम इतना आसान कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे। तो इसलिए बजट की पाठशाला मिस मत कीजिए। आज 1:30 बजे, ठीक है। और बजट से चुनिंदा जो भी ये छोटे मोटे बड़े टर्म्स होते हैं, हाँ भाई, कौन सी सेक्टर के लिए क्या आएगा क्या नहीं, बाकी तो रोज के 1 मिनट कैप्सूल भले आज भी है तो आप बता दीजिए। बहुत सारे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वाले हैं, बिल्कुल, थोड़ा आप शो में चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए तो चलिए बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, पहले आज के एक बार ट्रिगर्स भी बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो देख 3 दिनों का वीकेंड बहुत लंबा था, लेकिन लंबे वीकेंड पे बहुत कुछ हुआ देश दुनिया में, दुनिया में भी और देश में भी जो कुछ हुआ उसके सामने, और इन सब पे हम करेंगे बातचीत। 2 दिनों में डाउ 300 अंक उछला है, लाइफ टाइम है हमारा 38 से 39 हज़ार का जो डाउ का टारगेट है, डाउ है ओबलाइज कर रहा है हमें बिल्कुल उस तरफ तेजी से बढ़कर। इसके बाद कच्चा तेल जरूर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, वेदांता, श्रीराम, चोला नंबर आमतौर पर जो वीकेंड पर आए वो थोड़े से अच्छे ही दिख रहे हैं। और इसके अलावा एक और राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा होता दिखा है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, है और रहेंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन फिर भी हुआ है, सपोर्ट बदला है, इसके भी क्या मायने बाजार के लिए हो सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ा विश्लेषण जरूर करेंगे। चलिए, तो बहुत सारी चीजों पर बात करनी है। एक बार बजट पर तो आपने सर टच अपॉन कर ही दिया, और फिर थ्रू द शो बजट की बातें तो चलती रहेंगी। नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, इस पर भी एक बार टच कर दे। लंबा वीकेंड मिल गया, सब रिफ्रेश्ड आए हैं, नई सीरीज शुरुआत करेंगे, और फेब सीरीज है, बजट वाली सीरीज ऑफ कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा था ये सवाल थोड़ा बाद में आए तो बढ़िया है, क्योंकि इस सवाल को लेकर मेरे पास बहुत अच्छा कुछ बोलने के लिए नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जैसा दिसंबर की सीरीज में भी, माफ कीजिएगा जनवरी की सीरीज में भी मैंने यही कहा था कि जनवरी की सीरीज में ज्यादा कुछ मेरे पास बहुत अच्छा बोलने का होता नहीं है। और आप देखिए हमारा अंदाज था 1 से 2% कमजोर होंगे, बराबर, बिल्कुल। कितने गिरे हैं? 425 पॉइंट निफ्टी पर, एग्जैक्टली 1 से 2% की रेंज, जी करेक्ट। सो बिल्कुल ऑब्लाइज किया हिस्टोरिकल रिटर्न है। बैंक निफ्टी पर जरूर हम ज्यादा गिरे हैं, 3600 पॉइंट, नो डाउट, लेकिन वो तो एक सेक्टर है, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू जो है वो क्लियर कट है कि भाई आपसे 1 से 2% आपको जनवरी में गिरना था, अब गिरा। अब आइए सीरीज की शुरुआत में क्या कुछ है। पहला, फरवरी की सीरीज बड़ा मुंह देखने के लिए जाती है, मतलब मुंह बड़ा आएगा ये मान के, ये समझ लीजिए कि छोटा नहीं होगा। पिछले 10 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है दीप, जब फरवरी सीरीज में 1% से की रेंज में मुंह रहा है, करेक्ट सर, लेकिन अदरवाइज बड़ा आता है, छोटा भी और बड़ा भी, और अनफॉर्चुनेटली बड़ा मुंह नेगेटिव साइड पर जाता है। अच्छा, पिछले 10 सालों में से 7 साल फरवरी सीरीज में नेगेटिव रिटर्न दिए, दोनों ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए पिछले 10 में से 7 साल में। और उसमें भी पिछले 6 साल में से, यानी 2018 से 2023 में देखूं तो 5 साल नेगेटिव रहे, एक्सेप्ट 2021 में जो बजट जोरदार आया था, उसके अलावा तो नेगेटिव रहे। तो इसके लिए मतलब फरवरी सीरीज आपको अच्छा रिटर्न दे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि 1 फरवरी को बजट अच्छा है, राइट, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। सो ये तो आपकी सीरीज की पोजीशनिंग है कि फरवरी सीरीज में आमतौर पर माहौल अच्छा नहीं रहता, आमतौर पर, ठीक है। और ये चूंकि ये बजट इस बार आपका इंटरिम बजट है, ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं जो भी होगा, ये आपके लिए पहली चीज। अब आइए, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन घटकर सिर्फ रह गई 22%। पिछली सीरीज हमने 70% पे शुरुआत की थी, फिर आप हालत देख लीजिए, पूरे सीरीज में हम एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन को ढोते रहे। फाइनली आखिरी दिन एफआईएस ने अपनी लॉन्ग पोजीशन घटा दी, अच्छी खासी 48% से घटा के 22% कर दी। तो सीरीज की शुरुआत आप हल्के नोट पर कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। अब रहा सवाल इस सीरीज के आउटलुक को लेकर। इस सीरीज का आउटलुक बनाना है आपको गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन यानी कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा, राइट। बजट के बाद देखेंगे कि बाजार का डायरेक्शन हमें किस तरफ लेना है, क्योंकि सीरीज का निर्णायक फैक्टर बजट ही है। सो बजट तक आपको पोजीशन हल्की रखती है, ठीक है। बजट तक बहुत बड़ा कुछ उछल कूद नहीं करना है, बजट तक थोड़ा आप हल्के ही रहें, वो ज़्यादा बढ़िया है, सिंपल सी चीज़। रहा सवाल आज का
आप कहें तो आज की स्ट्रेटेजी बताइए सर। आज की स्ट्रेटेजी में दीप 2-3 चीजें हैं। पहली तो एक बजट तक आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। बजट तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन आने की संभावना अब कम है। और क्यों है वो बता दूं। तेजी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सामने बजट है, आपको बजट को लेकर डर रहेगा। मंदी आपको इसलिए ज्यादा नहीं हो पाएगी कि बाजार बहुत हल्के पे शुरुआत कर रहे हैं, 22% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे, और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के अलावा भी जो ओपन इंटरेस्ट है ये सब घट कर आया है। तो उस हिसाब से आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके। सिंपल जो जनवरी 30 के आखिरी 2 हफ्ते में हमने स्ट्रेटेजी रखी है, पैनिक में खरीदना है, जब भी पैनिक दिखे डरे बगैर खरीदना है। और आप देखो हमेशा पैनिक होता है, ऐसा दर जोर से घटता है, लगा गया और वहीं से घूमता है। और जैसे उछाल आती है तो बाद सब करेक्शन खत्म और अब तो ये वापस लाइफ आई और वहां से वापस अचानक से घूमता है। सेम बजट तक अपनी स्ट्रेटेजी यही है, पैनिक में खरीदना है और उछाल मिलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज उछाल मिलेगी, 150-200 पॉइंट मिलेगा तो ऊपर में बेचेंगे, हाँ, प्रॉफिट बुक करेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि आज नई सीरीज की शुरुआत है और बाजार हल्के तो थोड़ा रुक के, एक तो ये खुलते ले, वैसा नहीं, आप आराम से नई सीरीज हल्का, आप किस सीरीज के आखिरी हफ्ते में या पहले हफ्ते में, उस हिसाब से भी कितनी उछाल बन सकती है वो देखना होगा। क्योंकि हल्के बाजार है, ज़्यादा बढ़ सकता है तो हम लेवल देखकर वहाँ पर बेचेंगे भी। ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना होगा। ये बजट तक की पूरी ये स्टडी इस हफ्ते गुरुवार तक की बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे तक, 11 बजे के बाद वित्त मंत्री जी के भरोसे वो जो कहेंगी, है ना। 21,150, 21,250 मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। और 21,600, 21,750 की रेंज में आपको आएगी प्रॉफिट बुकिंग। क्लियर है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी भी डायरेक्शन की तलाश में है, जब मिलेगा तब देखेंगे। नो डाउट बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, ज्यादा घट भी गया है, 44,000 के सपोर्ट लेवल के नजदीक भी आ रहा है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं, हम देखेंगे। और बैंक निफ्टी पर इमीडिएट जो सपोर्ट है 44,400, 44,500 है, और इमीडिएट रुकावट 45,500, 45,700 है। तो इस रेंज को आप देखिए, ऊपर में इस रेंज के आसपास, ऊपर में वहां बेचना है, नीचे में इस सपोर्ट के आसपास लेना है। अब एक लेवल जो इंटरेस्टिंग देना चाहता हूं दीप, 21,625 इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में 50 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट है, 21,575 से 21,625। 21,625 के ऊपर अगर बंद हो गया तो आपके ये समझिए कि नीचे का घर बंद है एक बार के लिए। अब आपने जो 21,137 का जो लो बनाया है 24 तारीख को, वो फिर नहीं टूटेगा। इसके लिए 21,625 का बंद चाहिए। बैंक निफ्टी में 45,725 के ऊपर बंद हुआ तो नीचे का खतरा 44,400 का खत्म हो जाएगा, लेकिन असली मजा बैंक निफ्टी पे करेक्शन पूरा होने का 46,100 के ऊपर आएगा। क्लोजिंग बेसिस पे 45,725 और 46,100, ये 2 लेवल ध्यान में रखिए। अगर 46,100 हो गया तो फिर तो कोई टेंशन ही खत्म, फिर तो बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन 45,725 भी आपने पार करके टिक गए एक बार तो, और आप ये सोचेंगे कि मैं बैंक निफ्टी में फिर लोअर लेवल क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, इसलिए 45,700 फिर वहां पे जहां करेक्ट हो चुका है अगर घूमने लगे तो हमको ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है, या इंतजार नहीं करना है, इसलिए 45,700 ये 2 लेवल आप क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए। अगर इन 2 लेवल के ऊपर आज या कभी भी बाजार बंद हो तो आप खतरे से बाहर निकल जाएंगे, नीचे के खतरे। ये आपके लिए आज की और अब से लेकर बजट तक की आपकी स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट है। गॉट इट, क्लियर, समझ गया। पूरा वीकेंड 3 दिन आप छुट्टी दो, मैं और अच्छा काम करके लूंगा। 4 डे वीक रखो, 3 डे वीक रखो, परफॉर्मेंस फिर में कैसी आती है, मजा आ जाता है। छुट्टी का फायदा। ऐसा सब अच्छे मूड में है लंबे वीकेंड के बाद। चलिए अच्छा, अब सर आज की स्ट्रैटेजी समझिए, संकेत भी बात करने, बट एक चीज और, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉडर मार्केट फोकस भी रहेगा। यूजुअली हम देखते हैं इलेक्शन रिलेटेड खबरों पर बड़े रिएक्शन आते हैं, स्टेट इलेक्शन विंस के बाद हमने देखा था। ये जो बिहार में ओवर द वीकेंड स्पेशली कल हुआ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए क्या मायने हैं बाजार को? पहली चीज तो है कि मैं जो भी ओपिनियन दे रहा हूँ ये नॉन पॉलिटिकल ओपिनियन है, प्योरली मार्केट के एंगल से दे रहा हूँ। आमतौर पर बाजार को क्या पसंद आता है जी? बाजार को हमेशा ये पसंद आता है कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है अगर उसकी पॉलिसी ठीक चल रही है और बाजार उसकी पॉलिसी को पसंद कर रहा है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादातर पसंद करता है, वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करे तो बाजार को पसंद आता है। राइट, ये चाहे यूपीए कांग्रेस के वक्त भी होता था, एनडीए बीजेपी के वक्त भी होता है। सो मतलब एक तो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जिससे इंस्टेबिलिटी नहीं होती और पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहती है, ये पसंद आता है। अब जो कुछ हुआ है उसमें इंटरेस्टिंग चीजें, और मैं फिर कहूंगा कि ये सारे कमेंट नॉन पॉलिटिकल एंगल से देखे जाए। मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट चाहिए कि अगर एनडीए की सरकार फिर से बनकर आती है, पहले ये सोचते थे कि 300+ सीटें आ जाए, क्लियर मेजोरिटी आ जाए, बहुत बढ़िया। 3 राज्यों के विधानसभाओं के जो चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद ये कॉन्फिडेंस पूरा हो गया कि 2024 में आना है। आखिरी बाधा ये थी कि जो फाइट होगी नेचुरली, वो फाइट कितनी मुश्किल हो सकती है अगर इंडिया गठबंधन वाले साथ में आकर लड़ते हैं। वीकेंड पे जो कुछ हुआ है वो कुछ हद तक
इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रूलिंग पार्टी और रूलिंग गठबंधन ऐसा लग रहा है बिना इलेक्शन लड़े जीत रहा है। यस सर, मतलब इलेक्शन के पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बहुत क्लियरली दिखे। फाइनली क्या होगा ये तो आज कहना मुश्किल है, अब से लेकर इलेक्शन तक समय है, और जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए वो एक अलग चीज़ है। बट जो माहौल बन रहा है कि आप देखिए इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अलग जा रही है, कांग्रेस अलग जा रही है, ममता बनर्जी अलग जा रही है, मायावती को साथ में आना नहीं है, एक नीतीश कुमार को जो नेता माना जाता था वो भी इधर से इधर आ गए। सो बेसिकली ऑपोजिशन बहुत बिखरा हुआ है, और वो एनडीए गठबंधन की जीतने की और सीटें बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो ये बाजार के एंगल से प्योरली देखें, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ कौन किसने पलटी मारी, कौन किधर गया, ये सब जनरल न्यूज चैनल का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं सिर्फ इस एंगल से देखता हूँ कि क्या ये जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कुछ सीटें बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसका जवाब हाँ है ना, बिल्कुल। क्योंकि मुश्किल हिंदी क्षेत्रों में जो शायद एनडीए के लिए सबसे मुश्किल राज्य था वो बिहार था, क्योंकि बिहार में वहाँ गठबंधन मजबूत था, वही तोड़ दिया है। तो फिर इसका मतलब ये क्लियर कट है कि थोड़ा अब ये भी हो सकता है कि लोगों को ये टूटना कम पसंद आए, वो बिहार की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखकर ये लगता है कि ये रूलिंग पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए पॉजिटिव, और बाजार उसको इस एंगल से पॉजिटिव लेगा कि जो सरकार के आने के चांस वापस है और बढ़ जाते हैं। मतलब 20-25 सीट पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है जीतने की, बिल्कुल सर, इसकी वजह से। सो ये नेचुरली पॉजिटिव मार्केट। सो मैं अपार्ट फ्रॉम मार्केट ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि इलेक्शन के पहले ही मतलब इलेक्शन के रिजल्ट इतने क्लियर कट दिख रहे हो, बिल्कुल ये कम देखने को मिलता है। अब फाइनल तो जो देश की जनता की इच्छा होगी वो होगा, क्या 300 होगी, 400 होगी, 450 होगी, 250 होगी, ये तो वक्त बताएगा। और उस समय मार्केट किस लेवल पर होता है, कहाँ जाकर आप इलेक्शन के पहले जाते हैं, वो सब देखने वाली बात होगी, वो वक्त पे बताएंगे। लेकिन ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं, जो बाजार के लिए हल्का पॉजिटिव है। चलिए, तो अच्छा ट्रिगर एक और ये है, बाजार के लिए पॉजिटिव ही रिएक्शन आना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे भी नजर है। बताएं सर फिर आज के संकेत तक क्या? आज के संकेतों में दीप ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। थोड़ा सा टच कर देता हूँ। अमेरिका में 2 दिनों में 300 पॉइंट की तेजी होती दिखी। डाउ बिल्कुल मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा कहना तो डाउ मान रहा है हमारा, ऐसा मुझे लगता है आजकल। बिल्कुल हमारे उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। जो अच्छी बात है वो अमेरिका में समझने की जरूरत है। 2 दिनों में 300 पॉइंट का नेट उछाल हुआ है। डाउ भी नैस्डैक भी 6 दिन बढ़ने के बाद हल्का फुल्का कम हुआ, खास बात नहीं है। 50, 55, 60 पॉइंट घटना कोई बड़ी बात नहीं है। जीडीपी का नंबर पता नहीं थी, मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है हम ही बहुत अच्छे हैं। टच वुड, आई मस्ट एक्सेप्ट कि अमेरिका भी कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई खराब नहीं किसी हिसाब से। और मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया है, इस चक्कर में पैसा इतना है। नहीं तो अमेरिका वाले जिस तरह का काम कर रहे हैं, अमेरिका वाले आके दूसरे किसी देश में पैसा भी ना लगाए। क्योंकि 3.25%, 3.3% की जीडीपी ग्रोथ, 2.1% का अनुमान, मतलब ये नंबर है। ऐसे नंबर अमेरिका में देखने को नहीं मिलते। इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस चौथी तिमाही में। पूरे साल भर का आप देखिए 1.9% की उम्मीद थी 2023 की कैलेंडर ईयर की, आया 2.5% के आसपास। बहुत मतलब मेरे ख्याल से बड़े से बड़े मार्केट एक्सपर्ट और बड़े से बड़े एनालिस्ट फेल हो गए पिछले साल इसी समय, जिनको बड़ी रेसेशन की आशंका थी। हाईएस्ट लेवल पे 40 साल की ऊंचाई पर इन्फ्लेशन, 40 साल की ऊंचाई पर ब्याज दरें, लेकिन ऊंची ब्याज दरें पूरे साल भर निकाल दिए। ग्रोथ कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। पैसे का पावर है और ग्रोथ का पावर है कि इकोनॉमी मजबूती से डटी खड़ी है। तो इसलिए अगर अमेरिका के बाजार बढ़े तो गलत नहीं है। अब इसमें यह जरूर है कि रेट कट की गुंजाइश आपकी खत्म होती दिखती है, लेकिन आपको मतलब भाई दोनों ही चीजें नहीं हो सकती ना। आपको रेट कट भी चाहिए और इकोनॉमी भी कमजोर चाहिए, मजबूत चाहिए, तो वो तो फिर ठीक है। अल्टीमेटली तो इकोनॉमी की मजबूती, कंपनियों के नतीजे स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा काम के होते हैं। अगर आप ज्यादा ब्याज दरों के साथ भी ये ग्रोथ ला सकते हैं तो फिर ठीक है। आगे पीछे जिस दिन इन्फ्लेशन कम होगा तब की तब देखी जाएगी। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, ऊंचा इन्फ्लेशन ग्रोथ भी तो देता है। अगर आपको परेशान करता है तो ग्रोथ भी वही लाता है। लो इन्फ्लेशन में कभी ग्रोथ नहीं होती, करेक्ट। सो अब ये कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, इसके साथ जीना। और यही वजह कि अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पे, अगर इतनी ग्रोथ पे लाइफ हाई पे नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अमेरिका ग्लोबल बहुत अच्छे संकेत है। एक थोड़ा सा कच्चा तेल जरूर $84 के ऊपर बरकरार है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो लाल सागर में जो थोड़े बहुत झगड़े टंटे चल रहे हैं वो टेम्पररी होते हैं। तो झगड़े टंटों की वजह से, बड़े डिमांड की वजह से, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से कच्चा तेल ऊपर आए तो चिंता की बात है। बट बाकी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, ये इन सब चीज़ों से, जियो पॉलिटिकल टेंशन से वापस नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, ये हो गया आपका ग्लोबल मजबूत। एफआईज नेगेटिव है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये
नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। कैसे? 2150 करोड़ के कैश में बिकवाली की है एफआईएस का नंबर, 7000 करोड़ के इंडेक्स और 11000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। कायदे से अगर इतना बेचे तो सिर्फ 100 पॉइंट निफ्टी घटे तो हो नहीं सकता जी। और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी घटे तो हो नहीं सकता। ये तो मतलब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसे और 300 पॉइंट निफ्टी जैसे नंबर है, लेकिन पूरे के पूरे नंबर में ढेर सारा एडजस्टमेंट एक्सपायरी का भी है। और अच्छी बात है कि ये नंबर की वजह से ही आप नई सीरीज की शुरुआत 22% पे कर रहे हैं, 20% पे कर रहे हैं। सो आई थिंक पास नंबर से इतने हल्के सर, इग्नोर है, इतने हल्के हो गए बाजार। पहले इसने इनको बोला कि इनको नहीं समझ में आता कि जनवरी से जी बिजनेस देख ले। हम पता चल जाता पहले। जनवरी सीरीज की शुरुआत में ही बोल रहे थे भाई ये सीरीज नहीं बनेंगे, पैसे क्यों 70% पे गए, नहीं बनेंगे। मालूम है 1 से 2% नेगेटिव रहती है सीरीज, ये ऐसी डील है, तब तो सुना नहीं, लास्ट में सब छोड़ के गए। अब अच्छी बात है इस सीरीज में हल्के नोट पे जा रहे हैं। ये सीरीज भी मुश्किल वाली ही रहती है, बजट डिसाइड करेगा ये सीरीज अच्छी रहेगी या नहीं। ठीक है, डन। और उसके अलावा आपके सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, 21,250 21,350 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन, इसके ठीक नीचे 21,075 21,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सपोर्ट रेंज से काम चल जाएगा। बैंक हायर रेंज पे 21,450 21,550 500 इस रेंज में खुलेंगे। खुलने के बाद देखेंगे और बढ़ पाते हैं, यानी ऊपर में 21,575 से 21,675 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो वहां पर शॉर्ट भी बनाएं, बिल्कुल बनाएं, उस रेंज में करना है। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी 44,425 44,500 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जो पिछले 2 दिन के लोज हैं यहाँ पर, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर सीधा मैं 500 पॉइंट नीचे का ही सपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे पहले देना ही नहीं है। 44,000 44,150 सीधा वहाँ पर कहीं जाकर सपोर्ट मिलता है डंग का। ऊपर कितना जा सकते हैं? 45,125 ये पहली रेंज है, इस रेंज में खुलेंगे। खुलने के बाद देखते हैं आगे कुछ और बढ़ पाते हैं नहीं। अल्टीमेटली HDFC बैंक को डिसाइड करना है कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाना नहीं है। ICICI बैंक तैयार है, बोल रहा है मैं जाने को तैयार हूँ, आप मुझे साथ देंगे? HDFC बैंक कभी हाँ कभी ना टाइप्स वाला मामला है। नॉट येट डिसाइड। आज जैसे खबर आई है LIC की 10% हिस्सेदारी को मंजूरी है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हर फंड को मिल रही है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में किसी को भी हिस्सेदारी करनी है, 10-10%। हाँ, ब्लैंकेट आ रही, तो उसमें ऐसा मत सोचो हो आज ही LIC HDFC बैंक 10% ले, ना, ये बुकिश है, खाली एंट्री है, नाम की अप्रूवल, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इससे नहीं बढ़ेगा। बढ़ना होगा तो कोई और रीजन से बढ़े, HDFC बैंक इस वजह से नहीं बढ़ेगा, बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, ऊपर की तरफ 45,475 45,625 बेसिकली 45,725 तक है दीप, जो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक काम करिए, इस रेंज को मैं चेंज कराना चाहता हूँ, इस रेंज को करो आप 45,500 से 45,700 करो। ठीक है, इधर 45 पॉइंट बढ़ाओ और थोड़ा 45,200 पॉइंट की रेंज है। बिकवाली का मजबूत जोन 45,500 से 45,700 आपके लिए डन। ठीक है सर, ये आपके लिए लेवल। चलिए, तो ये सारे बड़े लेवल्स। स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। मौजूदा पोजीशंस कैसे हैंडल करनी है, पहला दिन है सर। पुट कॉल रेशियो हल्के है, 0.71 बैंक निफ्टी वेरी नाइस, निफ्टी 1.04 कुछ नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाने, भगवान ने करे जरूरत पड़े, लेकिन 21,225 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा दीप। बैंक निफ्टी पर होगा आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 44,400। क्लोजिंग पे अगर आपको छोटा लगाना है 44,850, यानी कि नेगेटिव बंद हो तो आप काट लीजिए जी, अगर आज नहीं तो 44,400 पिछले 2 दिनों का लो, ये आपके लिए। ठीक है, हाँ, शॉर्ट साइड पे इंट्राडे स्टॉप लॉस 21,500, क्लोजिंग 21,575, थोड़ा दूर रखना है 21,625, आपकी मर्जी। ठीक है, गॉट इट। बैंक निफ्टी 45,150 छोटा स्टॉप लॉस है, मीडियम स्टॉप लॉस 45,500 होता है, बड़ा 45,725 होता है। आपको कौन सा सूट करता है वो लगाइए। मेरे हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस रखना है सीरीज की शुरुआत में। बड़े स्टॉप लॉस नहीं इसलिए नहीं रखना है कि ट्रिगर होंगे, ये चांस हैं, लेकिन आपको कहीं से हल्के बाजार में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस छोटे रखिए। 45,150 ठीक है, अपने गुरुवार का हाई, ये इंट्राडे यही क्लोजिंग। ठीक है, चलिए नई पोजीशन सर। फिर आसान बनाया दीप एकदम, एक लेने का एक बेचने का, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना। हाँ, 21,225 स्टॉप लॉस है, निफ्टी लेना है। 450 475 500 3 छोटे टारगेट है, 575 625 2 बड़े टारगेट, दैट्स इट। हाँ, ऊपर में 700 725 तक आज इतना आ जाए अपने तो बहुत है, 350 से 600 भी आ जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, बेचना चाहते हैं 550 से मूड बनाइए,
लगे तो वहाँ पे थैंक यू करिए एक बार, नहीं तो 600-650 की रेंज है, धीरे धीरे आराम से 2 या 3 टुकड़ों में बेचिए, हड़बड़ी मत करिए, देखिए कितनी ताकत है, फॉलो बाइंग कितनी आती है, आ रहा है बढ़ रहा है तब तक बढ़ने दीजिए, फिर आराम से बेचिए जहाँ रिवर्स होते हुए नजर आए। 650 के नज़दीक तो बहुत सेफ है। 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। 21,500, 21,450 दो छोटे टारगेट है, 21,400, 21,350 दो मीडियम टारगेट है, 21,300, 21,250 और टारगेट भी 50-50 पॉइंट की रेंज में अच्छी निकल के आए नीचे की तरफ। ये सबके आपके लिए बेचने की राय। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है 44,400, पिछले 2 दिनों का लो है, उसका स्टॉप लॉस है, ये लगा के खरीद लीजिए। बाद में स्टॉप लॉस को 44,800 पे खींच लाइए, एक बार 45,150 पार कर ले तो स्टॉप लॉस को कल की क्लोजिंग पे ले आइए, गुरुवार की क्लोजिंग पे। डन सर। 45,075, 125 दो छोटे टारगेट है, 325, 475 दो मीडियम टारगेट है, 45,550, 625 और 45,700 बड़े टारगेट के लिए। और 45,700 आए तो एक बार तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना सारा का सारा, अगर लॉन्ग पोजीशन बनेगी पिछले 1-2 दिनों में तो वहाँ तो दे ही देना, कोई टेंशन नहीं है। और इसीलिए बेचने की राय, आप जितना 45,700 के आसपास बेच पाए बढ़िया है। 45,475 से मूड बनाइए, जरूरी नहीं वहाँ बेच ही दे, वहाँ मूड बनाइए, देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक क्या करता है। 45,625 अच्छी जगह जहां पर आपको बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 45,750 का होगा, वो छेड़छाड़ नहीं करें। ये तो 100% यही लगाना है स्ट्रिक्ट है इसमें। जबकि एग्रेसिव ट्रेडर नहीं लिखा फिर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिखा, यानी कि जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है उसको बिल्कुल आप छेड़ेंगे नहीं। गॉट इट। क्लियर है। टारगेट 45,350, 45,150 दो छोटे टारगेट, 45,100, 45,025 दो मीडियम टारगेट, 44,875 और दूसरा सीधा उसके बाद 44,500 का निकल के आता है। ये बड़े टारगेट के लिए बिक वाली भी कीजिए। सिंपल है, 1 बाय 1 सेल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। बैन लिस्ट में एक जी एंटरटेनमेंट बचा था, वो भी अब निकल गया, तो सीरीज के पहले दिन कोई स्टॉक बैन में नहीं, यूजुअली ऐसा ही होता है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के? ना जी, सब ठीक है, सब हल्के हो गए। पोजीशन नॉट वर्थ डिस्कसिंग, पोजीशन ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं। चलिए, बट वर्थ डिस्कसिंग है सारे स्टॉक्स। ढेरों नतीजे हैं ओवर द वीकेंड, कई सारे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अनिल जी के नजर। पहले रिजल्ट रिव्यू ले लेते हैं सर के साथ। आज दीप सारे लेवल्स, पहले तो ये बताऊं जो दे रहा हूं मैं कैश के लेवल दे रहा हूं, भले स्टॉक फ्यूचर्स के भी है, तो अगर आप जब फ्यूचर में ट्रेड करें तो थोड़ा प्रीमियम का एडजस्टमेंट आप करें, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कम किया है, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स के लेवल बराबर बैठ नहीं रहते मेरे पास में, तो प्रीमियम और रोल ओवर की वजह से थोड़ा सा वो होता है ना। पहला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ कैश के लेवल दे रहा हूँ 714 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचने की राय है। 685 और 675 दो टारगेट के लिए। नंबर्स हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर दिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड में जो भी ये बोरो करते हैं वो बढ़त आती हुई दिख रही है, जाहिर सी बात है वो बढ़त करेंगे तो फिर इनके लिए निम्स आगे चलते हुए मेंटेन करना मुश्किल होगा। इन्होंने 5.5 से 5.6% की जो रेंज दी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो इनको मैनेज करने में आगे दिक्कत आएगी या लोअर एंड ही रहेगा, तो ये पहला ये आपके लिए नेगेटिव है। दूसरा ये कि प्रोविजन बढ़े हैं 5 गुना, QNQ 40% बढ़े हैं, स्लिपेज भी QNQ और साल दर साल बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी ग्रोथ और नेट लेवल पे शायद ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है थोड़ी सी, तो आई थिंक इंटरनल बड़े ढीले ढाले दिख रहे हैं। मज़ा नहीं आया दीप, बस एक ही है कि 4% ऑलरेडी गुरुवार को घटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 4-5% जितना और कट आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, तो ये बेचने की राय है आपके लिए। दूसरा है 2 बढ़िया नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया। एक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट श्रीराम फाइनेंस। मेरे को इस बात का बड़ा दुख रहेगा दीप हमेशा कि ये स्टॉक में स्टॉक ऑफ द ईयर में दे नहीं पाया। सोचता रह गया ये स्टॉक कई बार आपके रेडार पर आया है, इतनी बार सोचा, मतलब ये मुझे बड़ा मलाल रहेगा, बट इस स्टॉक में आई लाइक इट, मतलब और जो परफॉर्मेंस आई है क्या कमाल की है। श्रीराम फाइनेंस 2285 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 2350, 2365 और 2395 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और क्यों करनी है वो बता दूं, नंबर्स बहुत शानदार हैं, मतलब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन से बढ़कर आए हैं, ये सरप्राइज है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि भले 7 बेसिस पॉइंट बढ़े हो लेकिन 9% पे पहुंचे, ये एक अच्छा संकेत है। एसेट क्वालिटी बेहतर होकर आई है, ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया है, AUM ग्रोथ 21% के आसपास की, पर किसी भी लिहाज से देखें नंबर अच्छे हैं। अल्टीमेटली इसको निफ्टी में जाना है, पैसिव बाइंग आएगी। ये स्टॉक तो हर 50 रुपये घटे तो 100 रुपये घटे तो आपको पोर्टफोलियो में लेना है, वैसा स्टॉक है। तीसरा एक और साउथ की NBFC है, यह भी मुझे बड़ी पसंद है, चोला इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया नंबर से
कैश के लेवल है 1223 का स्टॉप लॉस है, 1260, 1278 दो टारगेट लेकर चले। रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। लोन ग्रोथ बहुत मजबूत आई है दीप, बढ़िया लोन ग्रोथ है। ओवरऑल 27% डिसबर्समेंट बढ़कर आए इनके। मार्जिन स्टेबल रखे हैं 7.4% पे, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। सो मेरे ख्याल से नंबर्स हर एक पैरामीटर पर चोला के भी अच्छे हैं। तो ये 3 स्टॉक है जो आपके लिए रिजल्ट रिव्यू के तौर पर एक दो मैंने खाली ऐसे बता दूं। SBI कार्ड्स नंबर वीक है, डाउनग्रेड्स भी है, लेकिन सबको पता है ये स्टॉक गया हुआ है। तो अब इसमें इस स्टॉक में किसी को खरीदना नहीं है, सरप्राइज नहीं है। बेचने वाले भी बेच चुके, तो अब ये मतलब है ना, नो इंटरेस्ट स्टॉक हो गया। वेदांता देखने में नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि नंबर पे चलता नहीं है, और नंबर पे चलता तो तुरंत सेलिंग भी आ जाती है। तो देखना होगा कि कितना टिक पाता है। IEX बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, इनलाइन नंबर्स हैं ये। कुछ एक और FNO वाले नंबर्स जो मैंने कहा जल्दी से एक मिनट में आपको बता दूं, उनको बहुत तोड़फोड़ नंबर, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, बट दोनों NBFCs पर रखी नजर, दोनों NBFC नंबर। चलिए ठीक है, बढ़िया। स्टॉक ऑफ द डे भी लाएं अनिल जी आपके लिए? बिल्कुल तैयार है, लेते हैं। दो स्टॉक है दीप, और एक तो जिसका रिजल्ट से लेना देना था है नहीं, सिंजीन यहाँ पर बेचने की राय। ये भी कैश के लेवल ही दे रहा हूँ, 697 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचना है। 697 का है फ्यूचर्स में, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लेवल। 660, 650 दो टारगेट। वैसे तो नंबर्स आपके गुरुवार को आ गए थे, बाजार के दौरान नंबर्स कमजोर थे, लेकिन डिटेल में देखने के बाद जितनी निराशा हुई उससे ज्यादा होगी। 2.5% ही घटा था, तो मुझे लगा कम घटा है, थोड़ा और घटना, 1.5% ही घटा है, तो थोड़ा और घटना बनता है इसका। 4-5% और निकल जाए तो बड़ी बात नहीं है। बिलो एस्टिमेट रिजल्ट तो थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी मजा नहीं आया, दम नहीं है दीप, तो ये घटना निश्चित है। तो यहाँ पर बिकवाली की राय। जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन बनाने वाली ये कंपनी, ये हमें लगातार पसंद है। मुझे याद है दीप 150 रुपये 200 रुपये से हम लगातार इस पर बुलिश थे। आज 700 सवा 700 हो गया, लेकिन सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है, सब पैरामीटर पे बहुत तगड़ी। मार्जिन तो बढ़कर आए हैं 32% से 43%, इन्होंने कमाल कर दिया। हर एक पैरामीटर पर दमदार परफॉर्मेंस है। ये स्टॉक है 740, 750 और 765 3 टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स और एक्शन। 9 बजे भी बाय द वे स्टॉक ऑफ द डे आपको मिलने वाला है। आपके बजट में सस्ता शेयर भी है, आपके बजट में सस्ता शेयर भी है, बिल्कुल। तो एक्शन भरपूर है। 9 बजे ये 2 खास स्टॉक्स और आपके लिए आएंगे। आइए, और बाकी स्टॉक्स पर खबरें बताने के लिए हमारी टीम भी है, अरमान, नुपुर और आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, खबरें, नतीजे कौन से लेकर आए? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में आपको बजाज फाइनेंस, ITC, BPCL और NTPC के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरिको, पेट्रोनेट LNG, गेल, पिरामल इंटरप्राइजेज और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। गरवानी टेक्निकल फाइबर्स नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार है। LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी करने पर विचार किया जाएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज राइट इशू इनका बंद होता हुआ दिखेगा। और हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं वो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कर्टन रेजर PC ऑन इंडियन एनर्जी वीक 2024 में वहाँ पर वो बोलते हुए दिखेंगे। IPO अपडेट्स में नोवा एग्रीटेक, इनका IPO बंद होता हुआ दिखा है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, टोटल लगभग 110 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा लगभग 80 के आसपास। NII की बात करें लगभग 224 गुना, वही रिटेल का हिस्सा 77 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। नतीजों में F&O में आपको SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स, यहाँ पर NII लगभग 21% बढ़कर आई है। मुनाफा देखें तो लगभग 7.75% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। प्रोविजंस में आपको बढ़ोतरी दिख रही है। NNPA यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं 0.9% के आसपास से बढ़कर लगभग 0.96% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो नतीजे ओवरऑल अगर आप देखें तो मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। वेदांता, यहाँ पर अगर आप देखें अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 4% बढ़ी है। मार्जिन 20.6% से इंप्रूव होकर 24% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान अगर आप देखें तो 21.4% का था। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें मुनाफे में जो अगर आप देखें गिरावट है लगभग 18% की, पर जो मुनाफा आया है वो 2013 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अनुमान अगर आप देखें तो 1050 करोड़ का था। और अंत में IEX पे बात करें तो आय लगभग 15% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें 19% की बढ़ोतरी है। और मुनाफे की बात करें यहाँ पर भी 19% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम्स की बात करें वहाँ पर 17% की बढ़ोतरी। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और अपडेट्स। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन से लेकर आए हैं आप?
गुड मॉर्निंग। कैफिन टेक के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे आपको नजर आएंगे। 16% से कंपनी की आय बढ़कर आते हुए दिखिए, 21% की ग्रोथ कामकाजी लेवल पे मुनाफे में आते हुए दिखिए, और मार्जिन्स में भी आपको करीबन 170 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। मुनाफे में भी 26% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आई है। अदानी पावर यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय में 67% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 3 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स 19% से सुधर कर अब पहुंच गए हैं 35% पर, और मुनाफा देखें तो 9 करोड़ से बढ़ के 2700 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। कैप्री ग्लोबल यहाँ पे एनआई में 56% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मुनाफा देखें तो 18 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ पहुंचते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हालांकि थोड़ा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, थोड़े डिक्लाइन होते हुए नजर आए, लेकिन कंपनी ने एक इक्विटी शेयर पर 2 शेयर को स्टॉक स्प्लिट करने का अनाउंस किया, और कंपनी 1:1 के रेशो में बोनस भी जारी करने वाली है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन यहाँ पे कंपनी की आय में करीबन 51% की ग्रोथ आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 39% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। हालांकि मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव है, 21% से घट के 20% के रह गए, और मुनाफा 40% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मंगलम सीमेंट यहाँ पे ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय में तो हालांकि 2.5% की ग्रोथ है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 21 करोड़ से बढ़कर करीबन 57 करोड़ पहुंचते हुए दिखा है। मार्जिन्स भी 5% से बढ़कर 13% पहुंच गए, और मुनाफे में भी 16 गुना की बढ़त आपको नजर आएगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनआई में 23% की ग्रोथ है, जो मुनाफा है वो भी 24% से बढ़कर आते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन आपको दिखेगा। हालांकि प्रोविजंस भी 19% बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए दिखे, उसके बावजूद मुनाफे में 24% की ग्रोथ है। माइक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 65% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 2.5 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स भी 23% से सुधरकर 30% के पहुँचते हुए नजर आए। और लास्ट में ओलेग्रा ग्रीनटेक, यहाँ पर कंपनी की आय में 33% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन्स भी देखें तो करीबन 13.5% से सुधरकर 14% के पहुंच गए। नतीजे कई सारे और भी हैं, बट खबरों पर भी करते हैं फोकस। अरमान बताएं कौन सी खबरें आपके पास? जी, खबरों में एचडीएफसी बैंक सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरबीआई ने एलआईसी को बैंक में लगभग 10% तक 9.99% हिस्सा खरीदने को मंजूरी दी है, और एलआईसी को 1 साल के भीतर हिस्सा खरीदने की सलाह दी है। उसी के साथ साथ दिसंबर 2023 के अगर आप अभी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें एलआईसी की हिस्सेदारी मौजूदा 5.2% की है। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर इंटरव्यू में सुभाष चंद्र जी ने ये कहा है कि सोनी ने जानबूझकर विलय टाला। विलय टालने के चलते हुए नुकसान के लिए सोनी के मुकदमा जो है वो करेंगे। उसी के साथ साथ जी के प्रमोटर्स कंपनी में हिस्सा 5% बढ़ाएंगे, हिस्सा बढ़कर 26% तक लेके जाएंगे। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए से एक मंजूरी, यहाँ पर इनको कैप्सूल के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का इस्तेमाल अगर आप देखें तो फिब्रोमेलिग्मा उसके इलाज में किया जाता है, और यूएस में इस दवा की सालाना बिक्री अगर आप बात करें तो लगभग 2060 करोड़ के आसपास की है। स्पाइस जेट फंड जुटाने की योजना के तहत पहले चरण में 745 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें कंपनी ने पहले चरण में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स वारंट्स अलॉट किए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो बोर्ड ने एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और सिल्वर स्टैलिन लिमिटेड को लगभग 9.3 करोड़ वारंट्स भी अलॉट किए हैं। और अंत में एसजीवीएन, यहाँ पर कंपनी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लगभग 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीता है। प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत अगर आप बात करें तो 550 करोड़ की है, और ये सब्सिडरी जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। ओके, फाइनल सेट ऑफ खबरें नुपुर बताइए। बिल्कुल। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू के जरिए कंपनी करीबन 3,700 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। 150 के भाव पे राइट्स इशू दिया जाएगा। 1 फरवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है, और राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो देखें तो शेयर होल्डर्स को 2 शेयर पे 1 शेयर मिलने वाला। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज फोकस में रहने वाला है। अशोका बिल्डकॉन एनएचएआई से कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है, 520 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। बड़ी खबर आती हुई देखिए जुबिलेंट फार्मा की तरफ से, कंपनी की सब्सिडरी अपनी सोफी बायोसाइंसेस यूएसए में करीबन 26% हिस्सेदारी बेचने वाली है। कंपनी इस हिस्से को करीबन 1150 करोड़ रुपए में बेचेगी, और मर्जर जो है ये पूरा 2024 तक पूरा हो जाएगा। पिरामिड एंटरप्राइजेस लास्ट में, जहाँ पे कंपनी ने श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में 20% हिस्सा बेचने के लिए करार किया है। 1440 करोड़ में हिस्सा बेचा जाएगा, जिसके लिए करार किया गया। 31 मार्च 2024 तक ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस पर भी फोकस रहने वाला है। ओके, बहुत सारी खबरों पर रिएक्शन आएगा, उतनी ही ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। FIR
मॉर्निंग आशीष, पहले टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले JSW स्टील, जहां पर CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 765 रुपये से बढ़ाकर 810 कर दिया। और सिटी बिकवाली के राय के साथ टारगेट 600 रुपये से बढ़ाकर 675 कर रहे हैं, 816 रुपये का भाव चल रहा है। इसके अलावा SBI का आज यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। जेफरीज की तरफ से जो है टारगेट कट आया है। पहले रेटिंग को भी अगर आप देखें तो डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस 950 रुपये से घटाकर 830 कर दिया। टोटल 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस कट किए हैं। HSBC भी होल्ड की रेटिंग के साथ 840 रुपये से लक्ष्य को घटाकर 760 रुपये कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस 1200 रुपये से सीधे घटाकर 750 कर दिया है। बेरिश काफ़ी ज़्यादा नतीजों के बाद, जहां पर ये मान रहे हैं कि नेट स्लिपेजेस जो है थोड़े से ज़्यादा इस तिमाही के दौरान देखने को मिले हैं। श्रीराम फाइनेंस एक्शन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है। अच्छे टारगेट अपग्रेड्स आए हैं यहाँ पर नतीजों के बाद। JP मॉर्गन ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस में आप देखें कितनी अच्छी बढ़ोतरी की है। 2100 रुपये से बढ़ाकर 2850 रुपये का टारगेट दिया है। HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2630 रुपये से बढ़ाकर 2720 रुपये कर दिया है। और CLSA की तरफ से भी आप देखें 2050 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 2600 कर दिया है। और सभी के मुताबिक अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। सिर्फ एक HSBC ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से 5.5% कम है, बाकी सबको नतीजे अच्छे लगे हैं। वेदांता, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया गया है नतीजों के बाद। 230 रुपये का टारगेट दिया, 264 रुपये का भाव चल रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर CLSA की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया है और नतीजे इन्हें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मानना इनका ये है कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो बहुत ही एक्सट्रीम है। FY25 के हिसाब से, फॉरवर्ड के हिसाब से भी देखें तो 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। 1300 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया, 1245 का भाव चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1240 रुपये का टारगेट दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली, ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 1000 रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दिया है। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य 832 रुपये से घटाकर 790 कर दिया है। और सब कह रहे हैं कि जो फंडिंग कॉस्ट है इसमें 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिली और ग्रोथ भी थोड़ी सी धीमी है। PNB यहाँ पर भी फोकस रखेगा। JP मॉर्गन ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट 85 से बढ़ाकर 100 रुपये का कर दिया है। वहीं जेफरीज भी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट आशीष? पांचों SBI लाइफ यहाँ पर खास फोकस रखेगा। नतीजों के बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है और टारगेट प्राइस 1620 रुपये से बढ़ाकर 1730 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1750 से घटाकर 1700 कर दिया है। और HSBC ने भी खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 1670 से बढ़ाकर 1720 कर दिया है। HSBC का मानना है कि AP ग्रोथ इस तिमाही के दौरान काफ़ी हेल्दी देखने को मिली, तो इसका एक इम्पैक्ट है। और जेफरीज भी मान रहे कि 11% जो है VNB में बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। ACC यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2450 रुपये से बढ़ाकर 2900 रुपये का दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2400 रुपये के लक्ष्य के लिए। IGL पर रिपोर्ट आई है, सिटी की तरफ से खरीदारी की राय दी है, 510 का टारगेट दिया है। सिंजिन पर CLSA की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 750 रुपये से एडजस्ट करके 760 रुपये कर दिया है, 685 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 770 से घटाकर 690 रुपये कर दिया है। और इन्होंने एबिटा FY26 एबिटा के फोरकास्ट में भी 5 से लेकर 7% की कटौती की है। IEX अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, जेफरीज ने लक्ष्य 125 से बढ़ाकर 120 कर दिया है। HPCL पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया, 431 का भाव है, 555 का टारगेट है। और मान रहे कि जो कोर अर्निंग्स आई हैं इनके अनुमान से यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर देखने को मिली, क्योंकि तिमाही के दौरान रिफाइनरी में शटडाउन था, तो इसके एक इम्पैक्ट है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 450 रुपये से बढ़ाकर 505 रुपये कर दिया। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 305 रुपये के टारगेट के लिए। और अंत में सिप्ला यहाँ पर फोकस रखेगा, क्योंकि रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया, लक्ष्य 1230 से बढ़ाकर 1450 कर दिया। और नोमेरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1353 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। नई सीरीज की है शुरुआत, पिक ऑफ द सीरीज। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। करते हैं शुरुआत हिमांशु गुप्ता साहब के साथ। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज। Very good morning, Leona ji. Good morning, Deep. Good morning, everyone.
अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के लिए जो स्टॉक पसंद है, स्टॉक का नाम है टाटा पावर, जिसमें मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। बजट भी इसी हफ्ते है और मुझे लगता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स अगर इस सेक्टर को भी शायद देखने को मिल सकती हैं। टेक्निकली चार्ट काफी अच्छा पोजीशन है, तो मुझे लगता है इस सीरीज में टाटा पावर में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। 365 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है अनिल जी। 385 और 400 रुपए तक के दो टारगेट्स के लिए टाटा पावर रहेगा इस सीरीज के लिए पिक ऑफ द सीरीज। स्टॉप लॉस के तौर पर 356 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलने की सलाह। ओके, 356 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें टाटा पावर में। ये है राय आपके लिए आती हुई 385-400 के टारगेट के लिए, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे और एक और पिक ऑफ द सीरीज बंसल जी की तरफ से भी तैयार है। बंसल जी स्वागत है आपका। बंसल जी, आप काफ़ी दिनों से नोट भी कर रहे होंगे कि हमेशा सबसे पहले हिमांशु जी आ जाते हैं, सबसे पहले अपनी पिक भी देते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? क्या इनका घर पे मन कम लगता है, या फिर इनको ये डर है कि मेरी पिक में लेट हो गया तो ली नहीं जाएगी, या कोई दूसरा ले लेगा? मतलब ऑल ऑफ द अबव, ABCD चारों में से। अनिल जी आप क्लोजली सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और क्या कहते हैं, मोटिवेट होते हैं। अनिल जी, सब लोग मोटिवेट होते हैं। कुणाल जी भी अनिल जी कोशिश करते हैं, वो अलग बात है कि उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, और अनिल जी, हिमांशु जी हमेशा कामयाब हो रहे हैं। हाँ। और जैसे अनिल जी वो फिल्म फेयर अवार्ड में होता है ना, व्यक्ति थक जाता है, हाँ। तो वो बोलता है कि भैया मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ जब अवार्ड मिलने बंद हो जाते हैं। तो अनिल जी अब तो हिमांशु जी प्रथम स्थान में आते हैं। मेरे पे अनिल जी आप प्रेशर ना बनाएं, कुणाल जी कॉम्पीट करें। अनिल जी मैं नंबर 2 के स्थान पे अनिल जी संतुष्ट हूँ, हैप्पी हूँ। और हिमांशु जी जैसे कभी कभी ऑन लाइटर नोट लेग पुलिंग भी करता हूँ, आज आप अपने कोट और मतलब की ना शर्ट में एकदम चमक रहे हैं, बॉलीवुड स्टार से आप कम नहीं लग रहे हैं। और अनिल जी इनकी चमक देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये भी बजट के लिए भरपूर रूप से तैयार हो रहे हैं अनिल जी। हाँ, ये बात में हिमांशु जी भी मतलब कि फॉलोइंग मी एंड कुणाल जी गेयरिंग अप फॉर अ बजट मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे जी स्टूडियो में लगेगा ना, जी बिजनेस स्टूडियो में, उसके लिए इज गेयरिंग अप। अनिल जी चमक रहे हैं सबसे ज्यादा। मतलब फिर भी ये बताया कि मेरे और कुणाल जी के बाद पहले चमक तो रहे। चलिए बढ़िया, बजट की तैयारियां जोरों शोरों पे है और हमने आपके आगमन और स्वागत की पूरी भरपूर तैयारी कर रखी है। एयरपोर्ट से आपको मतलब फूलों की वर्षा के साथ आपका स्वागत होगा। हाँ, और जब तक फूल वूल आपके सर पे गिरते हुए ना दिखे तो तब तक आप निकले ना एयरपोर्ट से, ध्यान रखें। हमने पूरा अरेंजमेंट किया है, बहुत इंतजार है आप सब लोगों का बजट पर, बिल्कुल चिंता न करें। आइए पिक ऑफ द सीरीज बताएं बंसल जी। अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज है फार्मा स्पेस, काफी अच्छा लग रहा है। और फार्मा से लुपिन, जिसको रेगुलरली रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, लुपिन को लेना है। 1454 के अराउंड की क्लोजिंग है, 1380 का लगाएं स्टॉप लॉस। सीरीज के नजरिए से 1596 पहला टारगेट है, 1596 के टारगेट के लिए लुपिन पे खरीदारी की राय है। ओके, लुपिन खरीदें, ये राय बंसल जी की आपके लिए। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज की मेरी जो पिक ऑफ द सीरीज है वो है ICICI बैंक। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें ये कैश का लेवल है। टारगेट रहेगा 1090 का। फ्राइडे भी हमने कवर किया था ICICI बैंक, इसलिए कॉज बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो काउंटर लग रहा है वो ICICI बैंक ही है। प्लस बैंक निफ्टी ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी लग रहा है। साथ ही साथ FIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखिए, अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में वो 22% हो गया। 22% यानी कि 20 से 10% के बीच में जनरली हमने देखा है पिछले 2-3 वर्षों में कि मार्केट एक बार बॉटम बनाता है। सो इसी होप के साथ कि यहाँ से फॉल ज्यादा नहीं आएगा मार्केट में और यहाँ पर बॉटम आउट हो सकता है बहुत ही जल्द मार्केट। आई वुड रेकमेंड ICICI बैंक पूरे सीरीज के लिए। ICICI बैंक ये पूरे सीरीज के लिए मेहुल जी की तरफ से कॉल। बढ़ते आगे और कुणाल जी की भी राय ली जाए। कुणाल जी बताएं सर, आपने कौन सा शेयर पसंद किया है इस सीरीज के लिए? अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले तो ये जो भी बातचीत चल रही थी कि कौन अव्वल है कौन दूसरे स्थान पर है, तो अनिल जी इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। अनिल जी हम सब इतने घुल मिल गए आपस में कि अनिल जी अभी मैं कल अनिल जी किसी गोल्फ कोर्स पर था, तो एक सज्जन आए मेरे पास, मुझे कहने लगे और राकेश जी आप कैसे हैं, यहाँ पर कैसे आना हुआ। अनिल जी इस प्रकार से चर्चा करने लगे। 2-3 बार मैंने उन्हें कोशिश की समझाने की कि मैं राकेश बंसल नहीं हूँ, लेकिन अनिल जी सुनने को तैयार नहीं थे। वो राकेश जी करते जा रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि कुणाल जी आए हुए हैं तो मैं उनसे मिलने आया हुआ हूँ। तो उसके बाद भी अनिल जी उनको समझ नहीं आए। जाते जाते मुझे अनिल जी कहकर उन्होंने जब जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि ओके अनिल जी सी यू लेटर। अनिल जी सब घुल मिल गए अनिल जी, इसलिए कोई अव्वल दूसरे स्थान पर नहीं। ये ज्यादा गुल मिलने में ही गालमेल हो रहा है।
आप गुल मिल रहे हैं, वो दर्शक गाल मिल कर रहे हैं। नहीं, वहां तक तो ठीक था कुणाल जी, राकेश जी जाते जाते अनिल जी के घर। मुझे नहीं लगता कि कुणाल जी आपको लाइफ में कभी भाभी जी ने दिया हो कोई कॉम्प्लीमेंट, तो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता, वो पर्सनल मैटर आपका। इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आपको कभी कोई और मिला होगा कि आपको अनिल जी का है? अनिल जी देखिए, मैं काफी कोशिश मैंने उन्हें की समझाने की। मैंने कहा राकेश जी तो पीला ओवरकोट वाले हैं, वो है राकेश जी, लेकिन अनिल जी वो समझने को तैयार नहीं थे अनिल जी। नहीं ऐसे तो इसलिए सभी लोग मिले हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही काम करना चाहिए था, आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए मैं अनिल जी हूँ। हाँ। ज्यादा बढ़िया था। एनीवे, कुणाल जी को कैसे कैसे लोग मिलते हैं गजब के। वाह भाई, बहुत बढ़िया। बताए सर पिक ऑफ द सीरीज। तो अनिल जी देखिए, जो सरकारी कंपनियों का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है उसको रोक पाना मुमकिन नहीं है, लगातार वहां तेजी बनी हुई है। तो एक सरकारी कंपनी जिस पर मेरी खरीदारी की राय पूरी सीरीज के लिए है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट हमने बुधवार को आते हुए देखा और थर्सडे को स्टॉक थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वापस इस सीरीज में इसमें तेजी बनेगी। तो मेरी यहां पर खरीदारी की राय है, यहां पर 237 रुपए पर 237 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 248 रुपए का 248 का, इवेंचुअल टारगेट 254 रुपए का 254 का। पावर ग्रिड में खरीदारी करें। ओके, पावर ग्रिड है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है कुणाल जी की तरफ से। आइए धर्मेश जी का भी है बहुत बहुत स्वागत। धर्मेश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, जो मेरे पसंद का शेयर था मेहुल ने पहले ही दे रखा है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मैं भी जाना चाहूँगा। अगर आप नतीजे देखें तो सबसे बेटर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो लार्ज कैप सेगमेंट से आईसीआईसीआई बैंक का रहा, जहाँ डिपॉजिट ग्रोथ और एम ग्रोथ दोनों ही 20% के ऊपर था और काफ़ी बेहतर था कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है, निम से होल्ड करने में सक्षम रहे और जिस तरीके से इनका ग्रैनुलरिटी है और लोन बुक का, मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। रिलेटिवली थोड़ा सा कम चला हुआ है कंपेयर टू अदर बैंकिंग स्पेस, तो मुझे लगता है यहाँ पर सीरीज के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 1060 का टारगेट रहेगा फॉर द सीरीज। अदरवाइज तो ये लंबी अवधि का समय अगर रखना चाहते हैं तो 1100 से 1150 का साल भर का टारगेट मुझे दिखता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो कॉमन पिक हो गए आईसीआईसीआई बैंक। धर्मेश जो की पसंद आ रही है और ऑलरेडी हमने देखा है मेहुल जी भी रेकमेंड कर चुके हैं, तो अच्छा एक्शन दिख सकता है बैंक्स पर। पूरा फोकस भी हमारा रहने ही वाला है। आइए करते हैं अब शुरुआत।